हेलो एवरीवन। आज हम ESO 12 का चैप्टर करने जा रहे हैं, परिवार, विवाह और नातेदारी। इसमें हम पढ़ेंगे परिवार और उसके प्रकार। परिवार और उसके प्रकार। तो स्टार्ट करेंगे परिवार एक संस्था से। अगर आपके पास बुक्स है, पहले से मैं बता देती हूँ, अगर आपके पास बुक्स है तो आपने बुक्स लेकर बैठें, ताकि मैं अगर मेन लाइंस में अगर मैं आपको हेडिंग बताती जाऊँ ताकि आप उसको नोट कर लें और आगे चल के उसको भी अगर पढ़ लेंगे तब भी आपके लिए बहुत काफ़ी हेल्पफुल रहेगा वो। तो परिवार की बात करते हैं। परिवार एक संस्था। इसमें पढ़ेंगे कि परिवार में कौन कौन से सदस्य होते हैं, परिवार किससे बनता है। आपके ही परिवार होंगे, आप समझ सकते हैं, यहाँ हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे। माता पिता और बच्चों के समूह को परिवार कहते हैं। ये आप लाइंस, अगर आपके पास बुक्स हैं, अगर नहीं है तो कॉपी में नोट करते जाएं। माता पिता और बच्चों के समूह को परिवार कहते हैं। दूसरा पॉइंट नोट कर लीजिए, इस प्रकार के परिवार को प्राथमिक या नाभिक परिवार कहा जाता है। आपके एग्जाम में प्राथमिक तो शायद मुश्किल से ही आए, मूल परिवार आ सकता है कि मूल या नाभिक परिवार किसे कहा जाता है। क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाएगा कि मूल और नाभिक परिवार किसे कहा जा सकता है। तो आप ये कह सकते हैं कि जिसमें माता पिता और बच्चे हों उसे मूल और नाभिक परिवार कहा जाता है। कुछ स्थानों में परिवार का मतलब पितावंशीय या मातावंशीय सदस्यों से होता है, पिता के वंशज से और माता के वंशज से। पिता में होते हैं सम्मिलित, आगे बहुत लंबा चैप्टर मिलेगा, इसलिए मैं आपको ये बता देती हूँ। पिता वंश से होता है जिसमें पिता, फिर उसके पुत्र, फिर उसके पोते। उसके बाद होता है माता से माता के वंश से, जिसमें माता सम्मिलित होती है, फिर उसकी पुत्रियां होती हैं, फिर उसके पुत्रियों की पुत्रियां होती हैं। तो ये माता वंश से है। उसके बाद है कहीं कहीं परिवार का अभिप्राय ऐसे रिश्तेदारों और उन पर आश्रित संबंधियों से होता है जो एक गृहस्थी के सदस्य हों। गृहस्थी के सदस्य मतलब जो एक घर के सदस्य होते हैं, उनसे भी कह सकते हैं कि हाँ परिवार के सदस्य जो होते हैं उनसे भी कहा जा सकता है कि ये परिवार के सदस्य हैं, तो ये परिवार में ही माने जाएंगे, वो परिवार में ही माने जाएंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे परिवार सामाजिक संस्थाओं में सबसे महत्वपूर्ण एवं सर्वव्यापी सामाजिक संस्था है। इसका पढ़ेंगे कि जो परिवार है वो सामाजिक संस्थाओं से, समाज की संस्थाओं मतलब होता है परिवार, जो एक समाज को बांधता है। एक बच्चे को सामाजिकरण मतलब होता है उसको सिखाता है। परिवार एक ऐसी सामाजिक संस्था है जो बच्चे को स्टार्टिंग से ही हर चीज़ सिखाती है समाज के बारे में। उस समाज से हर गतिविधि करने के लिए उसे बताती है। तो ये महत्वपूर्ण सर्वव्यापी सामाजिक संस्था है जो समाज में रहकर सामाजिक चीज़ें सीखता है। उसके बाद विश्व की ज़्यादातर आबादी पारिवारिक इकाई में ही रहती है। अगर आपके बुक्स है तो नोट करते जाना। मतलब इसमें ये बोला विश्व की ज़्यादातर आबादी परिवार में ही रहती है, परिवार बना के ही रहती है। बहुत कम होंगे जो अकेला इंसान ही रहता हो, ऐसा नहीं है, पारिवारिक इकाई में ही रहता है। और इस तरह ये संस्थाएं धीरे धीरे बढ़ती जाती है। कभी पति पत्नी रहते हैं, बच्चे रहते हैं, जो नाभिक और मूल परिवार कहा जाता है। और यहाँ पे संयुक्त परिवार की भी हम बात करेंगे, जिसमें सभी सदस्य, नातेदारी जिसे कहते हैं, सभी सदस्य मिलकर रहते हैं, तो उसको हम संयुक्त परिवार कहते हैं। आगे चल के ये पढ़ेंगे हम। तो परिवार के प्रकार, यहाँ परिवार के कितने तरह के परिवार होते हैं, तो जिसमें माता पिता और बेटे और बेटी संबंध और सगे भाई बहनों के आपस में संबंध हो, ये परिवार ही बनाते हैं। सरल शब्दों में यहाँ पे आप नोट करते जाना, सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि परिवार इन्हें संबंधों की मेल जोल से बनते हैं। वैसे मैंने बता दिया पहले, यहाँ पे माता पिता बच्चे, यही है मूल और नाभिक परिवार। ये बहुत आसान है, ये वाला चैप्टर बहुत आसान है। इसमें सारा बता रखा है कि नाभिक परिवार, मूल परिवार, संयुक्त परिवार,
यही बता रखा और मैंने आपको थोड़ी सी डेफिनेशन में बता दिया है कि संयुक्त परिवार किसे कहते हैं, नाभिक परिवार किसे कहते हैं। मैंने आपको पहले इसमें आपको पूरी तरह से आपको बताया जाएगा कि मतलब कैसे नाभिक परिवार एक एक करके बताएंगे। अविवाहित बच्चे से मैंने आपको बताया कि माता पिता, पुरुष, स्त्री और उसके बच्चे। इसमें बताया जाएगा अविवाहित बच्चे, माता पिता। जैसे बताया पुरुष, एक पत्नी और उसके अविवाहित बच्चे, ऐसे बताया जाएगा। तो मैं आपको इस तरह बता देती हूँ कि माता पिता और उसके बच्चे, जिनकी अभी शादी ना हुई हो, ऐसे बच्चे, तो अविवाहित बच्चे। तो ये कह सकते हैं कि आपको सिर्फ इसमें यही बताया जाएगा संयुक्त परिवार और नाभिक परिवार में क्या अंतर है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे। इसमें पूरा इसी को रेला कर रखा है, मतलब पूरा इसी को ही बता रखा है कि कैसे संयुक्त परिवार और नाभिक परिवार या मूल परिवार एक दूसरे से अलग है। तो यहाँ हम पढ़ेंगे नाभिक क्या, इसमें भी यही बात की गई है, नाभिक या केंद्रक। ये देखो यहाँ पे नाभिक या केंद्रक या मूल परिवार, 3 चीज़ों का डेफिनेशन इसमें कर रखा है, नाभिक या केंद्रक या मूल परिवार, जो मैंने बताया था मूल परिवार। उसके बाद है संयुक्त परिवार की व्यवस्थाओं का टूटना, मतलब पहले जो संयुक्त परिवार होते थे उनका टूटना, क्योंकि अब ज़्यादातर देखा होगा आपने कि वो अब ज़्यादातर संयुक्त जो परिवार होते थे, काफ़ी संख्या में सदस्यों का रहना एक परिवार में, वो कहीं ना कहीं टूट चुके हैं। अब ज़्यादातर लोग आपको मिलेंगे स्त्री, माता पिता और अविवाहित बच्चे ही मिलेंगे जिनकी शादी ना हुई, ऐसे ही बच्चे ज़्यादातर आपको मिलेंगे। इसे अटूट या नाभिक परिवार आप समझ गए होंगे। तो इसमें हम यहाँ इसमें तो नॉर्मली आपको बताया हुआ है, जैसे जो मैंने आपको पहले बता दी है वही बात इसमें बताई हुई है कि भारत में नाभिक परिवार बना रहता है, मूल परिवार ये नॉर्मली ऐसे ही। मैं आपको मेन चीज़ पे लेकर चलती हूँ, क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है कि आप पढ़ते पढ़ते रह जाएंगे और उसका विस्तार इतना ही बड़ा होगा। तो आप एग्ज़ाम में ये चीज़ देखना कि नाभिक या केंद्रक या मूल परिवार, संयुक्त परिवार व्यवस्थाओं का टूटने की परंपरा, ये समझ जाना आप। इसे बता दिया है कि कैसे परिवार का टूटना। तो देखो इसमें ही बता रखा है मूल या नाभिक परिवार, इसमें पूरा डेफिनेशन दे रखा है, इसको भी आप नोट करते जाना। मूल या नाभिक परिवार, उस मूल या नाभिक परिवार कहते हैं जिसमें पति पत्नी बच्चे के साथ या बच्चों के साथ या बच्चों के बिना हो। लेकिन आगे आपको चैप्टर में यही मिलेगा, यहाँ बच्चों के बिना लिखा गया है, लेकिन आगे आपको चैप्टर में मिलेगा जिसमें बच्चे भी सम्मिलित हैं। इसमें ये कहा लिखा हुआ है, इसमें शायद ये लिखा हुआ है कि बच्चों के बिना, लेकिन बच्चों के बिना नहीं है नाभिक परिवार। आगे काफ़ी चैप्टर हैं तो उसमें काफ़ी इसका अच्छे से बताया हुआ है, तो इसलिए इसमें मूल और नाभिक परिवार में यही बोला हुआ है कि माता पिता और बच्चे। उसके बाद है अनुपूरित मूल परिवार, अनुपूरित मूल परिवार। आप इसको एक आइडिया है, इसको आप कैसे याद कर सकते हैं। पहले आप इसको मत पढ़िए, इसे पढ़िए। उस मूल परिवार को कहते हैं जिसमें माता पिता के साथ उनके अविवाहित बच्चों के अतिरिक्त उनके एक या अधिक अविवाहित, तलाकशुदा या विधुर मतलब होता है जिनकी पत्नी की डेथ हो चुकी हो और विधवा संबंधी रहते हैं। उस मूल परिवार को कहते हैं जिनमें माता पिता के साथ उनके अविवाहित बच्चे के अतिरिक्त उनके एक या अधिक अविवाहित बच्चे हों, तलाकशुदा हों और विधवा संबंधी रहते हैं मूल परिवार में। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे उपमूल परिवार। उपमूल परिवार में जिसमें विधवा रहती हूँ, ये विधुर मैंने बता दी जिसकी पत्नी खत्म हो चुकी हूँ, अपने अविवाहित बच्चों या सगे भाई बहनों के साथ रहते हूँ, इसे कह सकते हैं उपमूल परिवार। इसका आप पढ़ सकते हैं, पता नहीं आपको नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका आप पढ़ सकते हैं उपयुक्त मूल परिवार की एक अंश है। इसको हटा दीजिए, इसमें पढ़िए इसमें कोई विधवा, विधुर, अविवाहित बच्चे, विधवा, विधुर, अविवाहित बच्चे या सगे भाई बहन रहते हों, उसे उपमूल परिवार कहते हैं।
ऐसे परिवार जिसमें विधवा विधुर अविवाहित बच्चे रहते हों, सगे भाई बहन उन्हें रहते हों, उसे या तलाकशुदा रहते हों, उसे कह सकते हैं उपमूल परिवार। आगे हम करेंगे एक व्यक्ति का परिवार। एक व्यक्ति के परिवार समझ आ गया होगा जिसमें एक ही व्यक्ति रहता हो। देख लीजिए, ऐसे परिवार में केवल एक ही व्यक्ति होता है, एक ही व्यक्ति होता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं अनुपूरित उपमूल परिवार। अनुपूरित उपमूल परिवार इसमें होता है, देखो इसमें मैंने आपको शॉर्ट में लिखा हुआ है, अनुपूरित उपमूल परिवार में विधवा, उसके अविवाहित बच्चे तथा उसकी विधवा सास हो। विधवा मतलब परिवार में विधवा, उसके अविवाहित बच्चे और उसकी विधवा सास से है। ऐसे परिवार भारत में काफ़ी संख्या में मिल जाएंगे। यहाँ पे उदाहरण के तौर पे आपको पूरा डेफिनेशन बता रखा है। कोई विधवा अपने अविवाहित बच्चों के साथ अपनी विधवा सास के पास रहे तो वह परिवार अनुपूरित उपमूल परिवार कहलाएगा। यह देखो यहाँ पे लिख दिया मैंने आपको, शॉर्ट में यहाँ बता दिया। क्योंकि ये बहुत लंबा चैप्टर है, इसके अगर मेन अब जैसे मैंने इसका पूरा चैप्टर, मुझे पहले पता नहीं था तो मैंने इसका पूरा चैप्टर पढ़ा था ना, मैंने कोई गाइड खरीदी थी ना, तो मैं सोच रही हूँ कि ऐसे बच्चे जो बहुत होंगे जो गाइड शायद ना खरीद पाएँ, क्योंकि बुक्स में ही पैसा काफ़ी चला जाता है, बुक्स से पहले ही पैसे ले लिए जाते हैं। तो आप बुक्स से ही पढ़ें। मैं आपको इसीलिए बता देती हूँ कि जितना मेरे अंदर जितना मैंने इस पार्ट को पढ़ के समझा उतना तो आपको समझ में आना ही चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसका मैंने दोबारा रिवीजन किया है। ये मैंने एक बार में पढ़ चुकी हूँ, इसको मैंने दोबारा रिवीजन किया है। तो इसके बाद हिंदू संयुक्त परिवार। हिंदू संयुक्त परिवार की बात की जा रही है। इसमें ये बात की जा रही है कि हिंदुओं में अगर देखा जाए तो परंपरागत तौर पे पुराने समय में ही संयुक्त परिवार बहुत रहते थे, मतलब सदस्यों की संख्या बहुत होती थी हिंदू परिवार में। तो इसमें आप इसमें मैंने हेडिंग नहीं लगाई है, लेकिन इसमें आपको मैं पूरा बता देती हूँ, आपको पढ़ के सुना देती हूँ, मेन लाइंस बता दूँगी आपको मैं। संयुक्त परिवार व्यवस्था के बारे में और विशेष रूप से हिंदू संयुक्त परिवार व्यवस्था के संबंध में काफ़ी कुछ लिखा गया है। ये देखो, इसमें इतना कुछ नहीं है, इसमें इतना कुछ नहीं बताया। 3 या अधिक पीढ़ियों वाले पितृवंशीय यह ऐसी व्यवस्था जिसमें विवाह के बाद पति के पिता घर में रहें। संपत्ति स्वामित्व मतलब संपत्ति पे अधिकार, सहवासी, साथ में रहना, साथ में खाना खाना, परिवार का हिंदू समाज की आदर्श पारिवारिक इकाई के रूप में चित्रित किया गया है। मतलब वही मैंने बताया था कि हिंदू बड़ी संख्या में पहले संयुक्त परिवार से रहते थे, साथ में खाना, संपत्ति का अधिकार होता था, साथ में बहुत आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। इसका आप थोड़ा सा ही विस्तार जान लीजिए ज़्यादा, क्योंकि आगे तो मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में। काफ़ी लंबा चैप्टर है, वैसे भी पूरा इसका निचोड़ आपको इस बुक्स में दे रखा है। तो सहभोजी संयुक्त परिवार हिंदू समाज की इसको आदर्श माना गया है हिंदू समाज में, जिसमें सारे एक मिलजुल कर साथ में रहते हों, तो उसको एक आदर्श इकाई माना गया है हिंदुओं के परिवार के लिए। मैं आपको फटाफट ये पढ़ के बता देती हूँ, फिर मैं आगे चलती हूँ। ये तो एक लेखक हैं MS गोरे के अनुसार उस परिवार को आदर्श संयुक्त परिवार कहा जाता है। जैसे मैंने बताया कि आदर्श संयुक्त परिवार कहा जाता है जिसमें पति, उसकी पत्नी और उसके विवाहित बड़े पुत्र, उनकी पत्नियां और बच्चे तथा अविवाहित पुत्र पुत्री उनके साथ रहते हों। इस प्रकार के आदर्श परिवार में सबसे वृद्ध पुरुष, सबसे बुजुर्ग पुरुष परिवार का मुखिया होता है। इस प्रकार के परिवार में सदस्यों के अधिकार और कर्तव्य का निर्धारण काफ़ी हद तक ऊपर से नीचे तक सोपाना मतलब एक सोपाना क्रम में होता है। आयु और लिंग के अनुसार परिवार निर्धारित होता है, मतलब परिवार निर्धारित होता है। लिंग के अनुसार परिवार सदस्यों के बीच संपर्क और ये बहुत कठिन शब्द हैं, चाहे समझ में आए। संपेश की पारंपरिकता और प्रकृति में अंतर होता है, मतलब लिंग के आधार पर भी इसमें बताया हुआ है कि सदस्य के अपने अपने अंतर बताया गया है।
प्राय विवाहित महिला अपने सास और जेठानी या देवरानी के साथ रसोई में काम करती है। इसमें ये बताया कि स्त्रियां का संयुक्त परिवार में क्या काम होता था और पुरुषों का ज़्यादातर बाहरी काम वो देखते थे। तो इसमें ये बताया गया है कि स्त्रियां घर संभालती थी, बच्चों को संभालती थी। परिवार के छोटे सदस्यों से आशा की जाती थी कि वे परिवार के बड़े सदस्यों का आदर करें। छोटे सदस्य बड़े का आदर करें और वे अपनों से बड़े के आधिपत्य या उनके द्वारा किए गए निर्णयों को चुनौती न दें। जो बड़े लोग कोई कार्य या कोई निर्णय लेते हैं तो उनको चुनौती न दें, ये आशा की जाती थी छोटों से। संयुक्त परिवार के बच्चे पिता की पीढ़ी के सभी पुरुष सदस्यों के बच्चे समझे जाते थे। संयुक्त परिवार के बच्चे पिता की पीढ़ी के सभी पुरुषों के बच्चे ही समझे जाते थे जो उस वंश से होते थे। ऐसा समझा जाता है कि दाम्पत्य मतलब पति पत्नी के बीच पर बल देने से संयुक्त परिवार के स्थात्य मतलब होता है एक तरह से, इसका काफ़ी दिमाग से भी निकल गया। स्थाप्य मतलब मजबूत है ना, स्थाप्य में कमी आती है। पिता वंशीय मजबूत कह सकते हैं या अपना रौब कह सकते हैं इसको, अपना रौब बल देने से संयुक्त परिवार के स्थायित्व में कमी आती है। पितावंशीय संयुक्त परिवार व्यवस्था में दाम्पत्य संबंध के बजाय पिता पुत्र संबंध यानी संतानीय और भाई संबंधों को अधिक बल दिया गया है। पति पत्नी का इतना संबंध नहीं बताया गया है इसमें पिता और पुत्र के संबंध को सबसे अधिक महत्व दिया गया है, पिता और पुत्र के संबंध को। आगे इसमें इतना पढ़ लिया, आगे हम पढ़ते हैं। इसमें दाम्पत्य संबंध को कह सकते हैं, जैसे ये पति, इसका अगर ये लाइन है तो इसको पति, ये जो निशान है, ये सिंबल है, ये पति के लिए है, ये अगर ये सर्कल सा है तो ये पत्नी के लिए है। पति पत्नी इसका अर्थ होता है पति पत्नी। ये बहुत आपको ये सब यहाँ लिखा होगा, यहाँ पे आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा, इसलिए मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। इसका अर्थ होता है ये हो गया पति पत्नी, इसके बाद पिता, इसके पुत्र, पिता पुत्र के संबंध, फिर ये भाई भाई भातृ संबंध, इस तरह इसके बारे में यही चीज़ इसको यहाँ पे बताई गई है। ये जो चीज़ है इसको यहाँ पे डेफिनेशन से बताई गई है। बुक से पढ़ना कोई बुरा नहीं है, बुक से समझ में आता है अगर आप पढ़ सकें, लेकिन जिसके पास समय ना हो तो वो इतना लंबा चैप्टर नहीं कवर कर पाएगा। मुझे भी काफ़ी समय लगा इसको पढ़ने में, रोज़ टाइम लगा के बैठोगे तभी होएगा। ये मैंने लिखा हुआ है, एक परिवार यहाँ पे देखो संयुक्तता क्या है, शॉर्ट में आ जाएगा, आपसे क्वेश्चन आ जाएगा, यही क्वेश्चन आ सकता है, संयुक्तता क्या है। इसमें ये देखो मैंने पहले कहा था कि संयुक्त परिवार में लोग सदस्य संपत्ति बटी होती है, खाना साथ में खाते हैं ऐसा, तो इसमें वही बात की गई है। सहभोजता, सहभोजता का अर्थ है साथ, मैं आपको पढ़ देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। संयुक्त परिवार के बारे में कुछ अधिकांश अध्ययनों में सहभोजता को संयुक्त परिवार के निर्धारक कसौटी माना है। इनके अनुसार संयुक्त परिवार एक ऐसा परिवार समूह है जिसके सदस्यों का खाना पकाना तथा खाना एक ही रसोई में होता है। आप यहाँ से कर सकते हैं, संयुक्त परिवार एक ऐसा परिवार समूह है जिसके सदस्यों का खाना पकाना और खाना एक ही रसोई में होता है, मतलब सहभोजता, एक ही साथ खाना खाना। उसके बाद आता है एक ही आवास में रहना, एक ही आवास। कुछ अध्ययनों से बहुत लंबा पड़ जाएगा, कुछ अध्ययनों में संयुक्त परिवार को साथ मिलकर रहने व खाने वाला परिवार समूह कहा गया है। हालांकि कुछ ऐसे संयुक्त परिवार भी पाए जाते हैं जिनका साझा चूल्हा तो होता है लेकिन वे एक साथ एक स्थान पर नहीं रहते। मतलब चूल्हा, ये कह सकते हैं कि उनका साझा चूल्हा तो होता है पर उनका वो एक साथ नहीं रहते हैं, मतलब एक स्थान पर नहीं रहते हैं। इसके विपरीत ऐसे संयुक्त परिवार भी हैं जहां परिवार के सभी सदस्य एक घर में रहते हैं लेकिन उनकी रसोई अलग होती है, परंतु सामान्य भोजन आवास, मतलब आप ये सीधा ये लिखने की इतना लंबा चौड़ा ज़रूरत नहीं है। ऐसे लिखिए कि पढ़ने वाले को भी आराम समझ में आ जाए कि एक ही आवास। ये काफ़ी पॉइंट हैं, अगर आपने इतना भी लिख लिया तो टीचर्स को ये पक्का पता चल जाएगा कि हाँ बच्चे ने कुछ पढ़ा तो है।
तो एक ही आवास मतलब होता है एक ही आवास में सभी सदस्यों का रहना। उसके बाद हम पढ़ते हैं संपत्ति का संयुक्त स्वामित्व। स्वामित्व मतलब अधिकार। अब देखो यहाँ पे आ गया, क्योंकि कभी कभी शब्द नहीं होते हैं। संपत्ति का संयुक्त अधिकार, सबका संयुक्त अधिकार। कुछ विद्वानों ने कोई परिवार सहवासी है या सहभोजी है, साथ में रहने वाला हो या साथ में भोजन करने वाला हो, इस पर विचार किए बिना संपत्ति के संयुक्त स्वामित्व, संयुक्त अधिकार को संयुक्तता का आधार बताया है। मतलब इसका अर्थ है कि संपत्ति का अधिकार जो है वो संयुक्त रूप से है। जितने भी सदस्य घर में रहेंगे भाई भाई, तो इस संपत्ति का समान बंटवारा होगा। तो इसमें इसको ही बता रखा है कि ये भी एक संयुक्तता का प्रमाण है, कि ये भी एक संयुक्तता का प्रमाण है। उसके बाद है संयुक्त परिवार का निर्धारण करने में ये कानूनी दृष्टि सबसे महत्वपूर्ण एवं निर्णायक कारण है। अगर आपका निर्धारण करना है, नॉर्मली इसमें देखो बताया भी गया है कि अगर आपने निर्धारण करना है कि संयुक्त परिवार किसे कहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि संयुक्त परिवार उसे कहते हैं जिसमें भाई साथ में रहते हो, जिनमें संपत्ति का बंटवारा समान रूप से हो, तो ये कह सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे सहकारिता और भावुकता। मतलब दूर दूर तो रहते हैं, मतलब काफ़ी दूरी बना के रहते हैं, पर कभी कोई मुसीबत आती है तो सबका इकट्ठा हो जाना। जैसे अब मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। जैसे शहर में रहते हैं हम, यहाँ हमारा घर, यहाँ किसी और घर है, लेकिन कभी कोई मुसीबत पड़ती है तो जितने भी हमारे सदस्य हैं वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो सहकारिता, किसी मुसीबत में सहकारिता, और भावनात्मक प्रेम रखते हैं। भाव, कोई शादी विवाह हुआ, नहीं चलो हम यहाँ पढ़ लेते हैं, कोई शादी विवाह हुआ या कोई जन्मदिन हुआ तो उनमें सम्मिलित हो जाना, भावनात्मक से प्रेम रखना। बहुत लंबा इसमें, मैं आपको शॉर्ट बताती हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी पढ़ा है, इसलिए मुझे पता है। और कोई गलती हो गई हो तो सॉरी, क्योंकि काफ़ी लंबा चैप्टर है, एक एक शब्द को दिमाग में रखना, लेकिन मेन मोटिव समझना होता है। इसमें मैं आपको पूरे पढ़ के समझा देती हूँ। IP देसाई और कपाड़े जैसे विद्वानों ने संकेत किया है, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। संयुक्तता पर कार्यकलापों की दृष्टि से विचार करना चाहिए। मतलब संयुक्तता पर जो भी क्रियाकलाप होते हैं, जो भी काम होते हैं, क्रियाकलाप होते हैं जो भी, तो उस दृष्टि से विचार करना चाहिए। क्रात्मक दृष्टि से संयुक्त परिवार अपने नातेदारों की वृत्ति, अपने दायित्व का पूरी तरह निर्वहन करने पर बल देते हैं। देखो इसमें कहा गया है कि जो नातेदारी होती हैं, जो हमसे थोड़ी दूरी पर रहते हैं, वो कहीं ना कहीं कोई कुछ भी होता है तो नातेदारों के प्रति अपने दायित्व का, जो भी उनका दायित्व होता है उस पर वो पूरा बल देते हैं। उसके बाद आता है एक पिता वंशीय संयुक्त परिवार में पिता के वंश से, पिता की बात कर रहे हैं, इसमें पिता, पुत्र और उसके पोते सम्मिलित हो। तो पिता वंशीय संयुक्त परिवार में पिता की तरफ के घर के विभिन्न पुरुष नातेदारों के घर परिवार में शामिल होते हैं। यहाँ पे देखो कहा गया है नातेदार के घर में शामिल होते हैं। कोई फंक्शन है तो वहाँ पे जाते हैं। गांव में ये रिवाज होता है कि अचानक कोई शादी पड़ती है या कुछ होता है, जो गांव के लोग होंगे उनको पता होगा, वो जाते हैं। कोई भी काम होगा तो मिल बांट के काम होता है। तो नातेदारों के घर परिवार में शामिल होते हैं। भले ही वे एक ही घर में ना रहती हों, वह घर से दूर भी रह सकते हैं। मैंने बताया था अभी, जैसे मेरा घर यहाँ पे है, नहीं तो कभी कोई समारोह पड़ना है, शादी पड़ना, तो सबका इकट्ठा हो जाना, उसमें मदद करना, तो ये कह सकते हैं। वह घर से दूर भी रह सकते हैं और ये भी संभव है कि उनके पास संयुक्त संपत्ति ना हो, परंतु उनमें एक बात समान होती है कि वे अपने आप को उस परिवार का सदस्य मानते हैं। वह घर के धार्मिक अनुष्ठान और समारोह में भाग लेते हैं। वित्तीय, पैसों के मामले में वित्तीय और अन्य प्रकार की सहायता देते हैं। पैसों के मामले में कोई शादी विवाह या कुछ भी फंक्शन, तो उसमें सहायता देते हैं। और मन में एक परिवार का होने की भावना रखते हैं कि हम उसी घर के सदस्य हैं, ऐसी भावना रखते हैं। और तथा संयुक्त परिवार में रहने की धारणा के ये प्रतिमानी विचारों का पालन करते हैं।
उसके बाद है अनुष्ठान संबंध। अनुष्ठान संबंध की बात करेंगे। कोई भी अनुष्ठान ही को, उसको मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। कोई भी अनुष्ठान हो, जैसे पूजा पाठ करना या कुछ भी, तो उससे रिलेटेड अनुष्ठान करना। संयुक्त परिवार में पारिवारिक अनुष्ठान संबंध को संयुक्तता का प्रतीक माना जाता है। पारिवारिक जो अनुष्ठान होता है उसमें संयुक्त परिवार सब मिलकर उसमें सहभागी होते हैं, सभी उसमें भाग लेते हैं और अनुष्ठान और सभी अनुष्ठान सब मिलके ही पूरा करते हैं। संयुक्त परिवार के सदस्य अपने मृत पूर्वजों के प्रति समय समय पर किए जाने वाले पूजा पाठ के संबंध में आपस में जुड़े रहते हैं। उदाहरण के स्वरूप परिवार के सदस्य मृत माता पिता की श्राद्ध करते हैं, मतलब श्राद्ध करते हैं। अनुष्ठान इसको भी कह सकते हैं कि माता पिता श्राद्ध करना, पूजा पाठ में सबको इकट्ठा होना, जिसमें जो पौराणिक तौर पे हो, जिसमें ये मेन हो कि सबको होना ही चाहिए। जिसमें संयुक्त परिवार का सबसे बड़ा पुरुष सदस्य परिवार के अन्य सभी सदस्यों की ओर से पूजा या पिंडदान करता है। उसके बाद आ जाता है संयुक्त परिवार के सदस्यों संयुक्त परिवार के सदस्य एक कुल देवता की पूजा करते हैं। इसमें पूरा आपको अच्छे से बताया होगा। संयुक्त परिवार के सदस्य एक कुल देवता की पूजा करते हैं। दक्षिण भारत में कई जगह पर संयुक्त परिवार में एक विशिष्ट कुल देवता या ग्राम देवता, मतलब गांव का एक देवता की पूजा की जाती है। कुल देवता जैसे गांव में खुद के घरों में कुल देवता होते हैं। सुख और दुख के अवसरों पर इन देवताओं के नाम पर संकल्प किया जाता है। मतलब कुल देवता का अर्थ यही हुआ कि अपनी मनोनीति पूरी करना, अपनी मनोनीति कि हाँ हमें ये चीज़ परमात्मा से, किसी की औलाद नहीं होती है तो कहते हैं कुल देवता से अपने मानते हैं कि हमें औलाद दीजिए, हम आपको ये चढ़ावा देंगे। तो यही बात की गई है कि संकल्प लेते हैं। उसके बाद जब कुछ से बच्चा हो जाता है नॉर्मली, तो उसका मुंडन करवाना, फिर उस पर कुछ चढ़ावा देना, ये सारी चीज़ें ही कुल देवता के लिए ही होता है। इसमें लिखा हुआ है कि एक विशिष्ट कुल देवता या ग्राम देवता की पूजा की परंपरा है। सुख और दुख के अवसरों पर इन देवताओं के नाम पर संकल्प किया जाता है। दुख भी होगा तब भी संकल्प ले जाएगा कि हमें ये चीज़ दीजिए। आगे हम ये चीज़ पढ़ेंगे, जो मैंने आपको भी चीज़ बता दी है, इसलिए आप जितना हो सके मेरी बातों पर गौर करें। और जो अगर गलती से कोई फालतू बात निकल गई हो, नॉर्मली अगर मैं इधर उधर की बात कर दूँ तो उसके लिए सॉरी। परिवार में मुंडन, देखो परिवार में मुंडन, यज्ञोपवीत, विवाह आदि संस्कार उक्त देवता के मंदिर में या पूजा स्थल के पास संपन्न किए जाते हैं। जो कुल देवता होते हैं तो देखा जाए तो घर में ही विराजमान होते हैं। आप गांव के इलाकों में जाएंगे तो अगर आप बोलेंगे तुम्हारे कुल देवता कहाँ हैं, तो आपको नॉर्मली अपने घर के भीतर ही लेकर जाएंगे और दिखाएंगे कि हम यहाँ हमारे कुल देवता है, कि यहाँ हमारे कुल देवता हैं। वो किसी चिन्ह के रूप में रहते हैं। और कोई मंदिर भी जाते हैं उनकी चढ़ावे के लिए, पूजा घर में करके फिर मंदिर भी जाते हैं। तो यहाँ पे तिरुपति के श्रीनिवास और पलनी के सुब्रह्मण्य दो जाने माने हिंदू देवता हैं। मतलब सुब्रह्मण्यम दो जाने माने हिंदू देवता हैं जिसे दक्षिण भारत के बहुत से परिवार जुड़े हैं। मतलब यहाँ किसकी बात कर रही है, दक्षिण की तरफ की बात की जा रही है। इसमें दो हिंदू देवता की बात की जा रही है। इसमें पलनी के सुब्रह्मण्यम हैं और तिरुपति हैं। एक तिरुपति है, आपको नज़र आ रहा है पता नहीं, तो एक तिरुपति हैं और एक हैं सुब्रह्मण्यम। दो जाने माने हिंदू देवता हैं जिनसे दक्षिण भारत के बहुत से परिवार जुड़े हैं। और एक और महत्वपूर्ण संबंध अपवित्रीकरण या छूत का है। भारतीय समाज में जन्म और मृत्यु के समय अपवित्रीकरण या छूत की धारणा जुड़ी हुई है। मतलब अपने भारतीय समाज में जन्म, ये कहीं ना कहीं एक बात है। जन्म भारतीय समाज में कहीं ना कहीं देखा जाता है, तो मृत्यु के समय ये नहीं, यह पवित्र है, या जन्म के समय ये सही नहीं है, ऐसे कुछ बात आगे चल के पढ़ेंगे। भारतीय समाज में जन्म और मृत्यु के साथ अपवित्रीकरण, मतलब
पवित्र जो ना हो, अपवित्रीकरण और छूत की धारणा जुड़ी हुई है, इसे उत्तर भारत में सूतक की तरह माना जाता है। इसको नोट कर लीजिएगा, इसको उत्तर भारत में सूतक की तरह माना जाता है। अपवित्रीकरण या सूतक की प्रक्रिया पितृवंशीय या मातावंशीय दोनों प्रकार के संयुक्त परिवारों में पाई जाती है। माता वंश में भी पाई जाती है और पिता के वंश में भी पाई जाती है। ऐसे परिवार के सदस्यों को सूतक मानना पड़ता है। बुक्स है तो आप उसको नोट करते जाइए, ऐसे जैसे मैं कर रही हूँ ऐसे करते जाइए। उसके बाद यहाँ से आते हैं संयुक्त परिवार के बारे में जो विचार किए गए हैं उनसे स्पष्ट हो जाता है कि संयुक्त रसोई या साझे चूल्हे सहवास, वही बात जो यहाँ पे की गई है वही बात यहाँ पे की गई है। लेकिन यहाँ से पढ़ते बहुत से विद्वानों ने संकेत किया है कि इन आयामों में सहवास और सहभोजता संयुक्त परिवार की ऐसी विशेषता है कि जिन्हें सहज ही पहचाना जा सकता है। आप नॉर्मली देखा होगा आपने, जहाँ सारे एक साथ रहते होंगे तो आप समझ जाएंगे कि हाँ ये संयुक्त परिवार है, और जहाँ पुरुष, उसकी पत्नी और उसके अविवाहित बच्चे ही होंगे वहाँ आप समझ जाएंगे कि हाँ ये नाभि के मूल परिवार है। आपको तो नाभि के मूल परिवार ऐसा रट्टा हो जाएगा कि आप अगर क्वेश्चन में आ गया नाभि के मूल परिवार से क्या तात्पर्य है तो आप नॉर्मली इसको लिख देंगे। तो उसके बाद आता है हाँ, मतलब इसको पहचाना जा सकता है। उनके विचार में इनके आधार पर मुस्लिम, ईसाई और गैर हिंदू, जो हिंदू नहीं है, समुदायों के परिवार को भी संयुक्त परिवार की श्रेणी में शामिल किया जा सकता है। मतलब मुस्लिम हो, ईसाई हो और भी हो, जैन हो, ये भी संयुक्त परिवार मतलब संयुक्त तौर पे ही रहते हैं। इस परिभाषा के अनुसार ऐसे परिवार भी हैं जिनके पास शायद ही कुछ पैतृक या अचल संपत्ति हो। संयुक्त परिवार की तरह देखे जा सकते हैं। मतलब ऐसे भी हो सकते हैं जिनके पास संपत्ति हो ही ना, कुछ संपत्ति हो ही ना, किसी के पास संपत्ति हो, किसी के पास संपत्ति ना हो। तो संयुक्त परिवार, ये यहाँ तक हमने पढ़ लिया। ये हमने पढ़ लिया संयुक्तता क्या है। ये एग्ज़ाम में आ सकता है, पूरा चैप्टर है, तो आप इसका मेन पॉइंट ऐसे पढ़ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप लिखते चल रहे हैं तो आपको फालतू चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो मेन हुआ बहुत, क्योंकि चैप्टर बहुत लेंथी है, बहुत ज़्यादा। देखो अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैंने पूरा मैंने चैप्टर कंप्लीट कर रखा है, पूरा चैप्टर मैंने कंप्लीट कर रखा है। ये देखो पूरा मैंने यहाँ पे मैंने सारा कुछ ऐसे ही करना। संयुक्त परिवार किन लोगों से बनता है? नॉर्मली सबको पता है संयुक्त परिवार किससे बनता है, लेकिन आपको जानना भी ज़रूरी है। परिवार के सदस्यों में नातेदारी की संबंध। एक इकाई में पाई जाने वाली पीढ़ियों की संख्या, कितनी पीढ़ियाँ चली आ रही? नॉर्मली 3 पीढ़ियाँ होती हैं। आगे आपको पढ़ोगे जानोगे, मैं आपको अभी बता देती हूँ। 3 पीढ़ियाँ होती हैं जिसे माना जाता है। पहला होता है पिता, मैं बता चुकी हूँ पहले भी, पिता पुत्र और उसके पोते। तो परिवार के सदस्यों में नातेदारी के संबंध, जो नातेदारी से जुड़े हों। नातेदारी का अर्थ होता है जो शादी किसी बेटी का विवाह होता है तो उसके जो पति होते हैं नॉर्मली उनको नातेदार कहा जाता है। तो ये भी नातेदारी के संबंध, जो एक नाते से जुड़े हों। एक इकाई में पाई जाने वाली पीढ़ियों की संख्या 3 पीढ़ियाँ होती हैं। एक पारिवारिक इकाई में कितनी पीढ़ियाँ होती हैं, इसमें ये बोला हुआ है, कितनी पूछ रहे हैं एक हिसाब से। उसके बाद है संयुक्त संपत्ति में भागीदारी। देखिए संयुक्त संपत्ति में भागीदारी हो, अब यहाँ पे इनकी पूरी डेफिनेशन बता रखी है, मैं आपको यहाँ से बता देती हूँ। वंश परंपरा जिसमें पिता या पुत्र या पिता की पुत्री के संबंध बंधे होते हैं। मैं इसमें आपको पता नहीं समझ में आएगा ना, मैंने तो अपने हिसाब से लिख दिया था, मैं आपको इसमें समझा देती हूँ। क्योंकि जो सोच के मैंने लिखा था वो शायद आपको समझ में नहीं आएगा, तो आपको मैं विस्तार से ही बता देती हूँ। काफ़ी टाइम हो गया है। ये कहा जा सकता है संयुक्त परिवार में ऐसे सदस्य होते हैं जो आपस में वंश परंपरा या शाखे, इसमें मेन चीज़ आप नोट कर लेना, वंश परंपरा और शाखे। इसका मैं पूरा बताऊंगी आपको कैसे क्या है, दोनों प्रकार संबंधित होते हैं, इसका मैं आपको बताऊंगी। पीछे पूरा इसका डेफिनेशन है, उसकी चिंता मत करना। इसको आप एक बार सुन लीजिए बस। इस विषय में सभी का मत है कि कोई परिवार तभी संयुक्त परिवार कहलाएगा जबकि उसमें 2 या अधिक विवाहित युगल हों, मतलब विवाहित जोड़े हों, पति पत्नी की विवाहित जोड़े हों,
और ये भी देखा गया है कि ये युगल आपस में वंश परंपरा से बंधी हों। और शाखे रूप में शाखे की बात की गई है, जो भाई मतलब भाई की पत्नी, फिर भाई की पत्नी, पहले भाई की पत्नी, दूसरी भाई की पत्नी, यही होता है शाखे। इसका अर्थ ही शाखे होता है। मतलब इसको डेफिनेशन में बताया जाएगा आपको शाखे के क्या मतलब है। तो ये बोलेंगे भाई की पत्नी, फिर छोटे भाई की पत्नी, उसके फिर अविवाहित बच्चे जिनकी शादी ना हुई वो बच्चे, तो इनको शाखे श्रेणी में रखेंगे। तो भाई भाई संबंध से है और ये जुड़े हुए इन नातेदारी से जुड़े हुए हैं। ये दोनों प्रकार के संबंध पिता वंश से संयुक्त परिवार के घटनात्मक पहलू को दिखाते हैं, मतलब पिता के वंश से दिखाते हैं ये कि भाई पिता के वंश से ही हुए। दक्षिण पश्चिम और उत्तरी पूर्व भारत में पाई जाने वाली मातृवंश परंपरा वाले परिवारों में एक स्त्री सदस्य, उसकी माँ, मैंने बताया था उसकी माँ, उसकी विवाहित पुत्री और उसकी अविवाहित पुत्रियों से होता है। मामा भी इस प्रकार का महत्वपूर्ण सदस्य होता है। मतलब जो मामा होता है वो माँ, उसकी विवाहित पुत्री और उसकी अविवाहित पुत्रियों को संरक्षण प्रदान करता है। मतलब उन पे एक तरह से नज़र रखता है कि उन संरक्षण देता है उनको। कोई भी इसमें लिखा हुआ है कि मामा इस प्रकार परिवार का सदस्य होता है। वह मातृवंश संयुक्त परिवार के कार्यकलापों की देखभाल करता है। वो देखभाल करता है। महिला सदस्यों के पति उनके साथ रहते हैं। जो महिला होती हैं, ये जो महिलाएं होती हैं विवाहित, इनके पति उनके साथ रहते हैं। केरल की परंपरागत परिवार व्यवस्था अनुसार पत्नी के घर में पति का आना जाना रहता है, परंतु उनका निवास अपनी माँ की गृहस्थी में ही होता है। परंतु उनका निवास जो होता है अपनी माँ के ही घर में होता है। मैं आपको यहाँ तक कंप्लीट करा दूँगी, यहाँ तक। उसके बाद हम आगे चैप्टर अलग से करेंगे। तो ये बहुत लेंथी चैप्टर है और एक वीडियो में इसे कवर नहीं किया जा सकता। मेरा तो पूरा फ़ोन भी गर्म हो चुका है। पॉलिन कोलिंदा के अनुसार नातेदारी से बंधित सदस्यों के आधार पर निम्नलिखित, मतलब आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि पॉलिन कोलिंदा के अनुसार नातेदारी से, ये है क्वेश्चन, असल में क्वेश्चन है ये, तो आप ये देख लेना। कोलिंदा के अनुसार नातेदारी से बंधित सदस्यों के आधार पर निम्नलिखित संयुक्त परिवार के बारे में, मतलब यही बात है कि नातेदारी सदस्यों के बारे में बताना है। तो ये देखो मैंने आपको बता दिया, आप समझ जाना। एक ऐसा आइडिया बताऊंगी, आराम से आ जाएगा याद अच्छे से हो जाएगा। शाखीय संयुक्त परिवार, शाखीय मतलब मैंने बताया था भाई की पत्नी, फिर दूसरे भाई की पत्नी, फिर उसके बाद अविवाहित बच्चे। तो इसको हम पढ़ते हैं। ऐसे परिवार में 2 या अधिक विवाहित युगल होते हैं। 2 या अधिक विवाहित युगल होते हैं। मैंने बताया था कि एक विवाहित फिर दूसरा, 2 या अधिक विवाहित युगल होते हैं। उनमें आपस में सहोदर संबंध होता है, मतलब भाई का संबंध हो सकता है। इस प्रकार के संयुक्त परिवार में प्राय भाई और उसकी पत्नी तथा दूसरा भाई और उसकी पत्नी अविवाहित बच्चों के साथ रहते हैं। ये मैंने भी बता दिया, भाई और उसकी पत्नी पहले बता दिया था मैंने, और दूसरा भाई और उसकी पत्नी और अविवाहित बच्चों के साथ रहते हैं, जो कि मैंने पूरा पहले ही मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद हम पढ़ेंगे ये आपको बताऊँ कैसे याद करना है। शाखीय संयुक्त परिवार, उसके बाद इसको छोड़ देना है। फिर देखो सेम है शाखीय संयुक्त परिवार, फिर इसके बाद ये भी सेम है।